स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और लेकर आए हैं हम आपके लिए सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे उन्नाव में 2 नाबालिग लड़कियों की हत्या की गुत्थी कैसे सुलझी। साथ ही बताएंगे पीएम मोदी के मीटिंग से क्यों दूरी बना रही हैं सीएम ममता बनर्जी। यूपी पुलिस ने उन्नाव हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने एक तरफा प्रेम प्रसंग में लड़कियों की हत्या की बात कबूल की है। पुलिस ने 100 घंटे के अंदर उन्नाव हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का निकला। एक तरफा प्यार में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लड़की ने प्रपोजल स्वीकार नहीं किया और मोबाइल नंबर देने से मना किया तो आरोपी ने पानी में कीटनाशक मिलाकर मार डाला। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। जिस लड़की से आरोपी प्रेम करता था वो अस्पताल में भर्ती है। घटना वाले दिन उसने लड़कियों से नमकीन मंगवाए थे। नमकीन खाने के बाद उसने कीटनाशक मिला पानी उस लड़की को दिया और वही पानी दोनों लड़कियों ने भी पी लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। तीनों ने उस पानी का सेवन किया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग आने लगा, जिस पर विनय और उसका साथी परेशान हो गए, पैनिक में आ गए और उसके बाद वो वहां से भाग गए। इससे पहले फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल से कीटनाशक की बोतल, पानी की खाली बोतल, नमकीन के खाली पैकेट्स और सिगरेट के बट मिले थे। मुखबिर की सूचना के आधार पे 2 व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। घटना 17 फरवरी की है, जब तीनों लड़कियां एक खेत में कपड़े से बंधी मिली हुई थी। 2 लड़कियों की मौत हो गई थी, जबकि एक लड़की को गंभीर हालत में कानपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पीएफआई नेताओं के भड़काऊ भाषण के मामले में कर्नाटक पुलिस एक्शन में आ गई है। मंगलुरु में दिए गए भड़काऊ भाषण पर पीएफआई के अनीस अहमद के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। ऐसा मौका अगर आज आएगा तो हम फिर से लड़ने के लिए तैयार हैं। बीजेपी इस मुल्क के अंदर नंगा नाच नाच रही है और इस मुल्क की जमहूरियत को खत्म करने और इस मुल्क की जमहूरियत को तार तार करने के पीछे लगे हुए हैं। आज पूरे मुल्क की फिजा को बदलने की कोशिश की जा रही है। ये जो राम मंदिर के चंदे के नाम पे नफरत से भरी जिन तकरीरों को, मुसलमानों को बरगलाने वाले जिन जहरीले बयानों को पूरी दुनिया ने सुना, उसके खिलाफ अब एक्शन की बारी है। मंगलुरु में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी ने जिस तरह आरएसएस और नरेंद्र मोदी के नाम पर डराने और बरगलाने वाला भाषण दिया, कर्नाटक पुलिस के मुताबिक वो हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है। एक परमिशन दिया गया था सिर्फ स्टेज प्रोग्राम के लिए, लेकिन प्रोसेशन भी किए और यूनिफॉर्म जो उनके कैडेट्स होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के, उनको लेके करीब 300 से ज़्यादा कैडेट्स को लेके मार्च भी किया गया और उसके बैकग्राउंड में 2 केस किए गए हैं। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद 2 पुलिसकर्मियों को सुपुर्दे खाक करने से पहले श्रद्धांजलि दी गई। और इससे पहले शोपियान और बडगाम एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर की शांति आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए घाटी में 24 घंटों के अंदर एक के बाद एक कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया। सबसे पहले बात श्रीनगर के बागत बारजुल्ला इलाके की, जहां आतंकवादियों ने दिन दहाड़े पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। 7 सेकंड के सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे खाली सड़क पर आतंकी टहलता हुआ आता है और सामने खड़े पुलिसकर्मी की पीठ पर एक के बाद एक AK-47 से 6 गोलियां दाग देता है और फरार हो जाता है। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान मोहम्मद यूसुफ और सुहेल अहमद शहीद हो गए। सुहेल अहमद बहुत नेक लड़का था। वो अकेला कमाने वाला था। उसके घर में उसकी माँ, बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके अलावा उसके परिवार में नाना नानी हैं। सुहेल अहमद इतना अच्छा लड़का था कि पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। पहचान होगी लश्कर तैयबा का, उसमें एक शाकिब है जो बरजुल्ला का बिलोंग करता है, एक FT है
और इसको हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। हमले की जिम्मेदारी लश्कर के स्थानीय संगठन TRF ने ली है। हमले के पीछे लोकल टेररिस्ट शाकिब मंजूर का हाथ बताया जा रहा है। श्रीनगर में पुलिस वालों पर अटैक से पहले शोपियां और बड़गाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। शोपियां एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने अल बदर के 3 आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि बड़गाम में आतंकवादियों की तरफ से की गई फायरिंग में एक SPO अल्ताफ नजर शहीद हो गए और एक SPO बुरी तरह जख्मी हो गए। अल्ताफ नजर बड़गाम के खीरी गुंड गांव के रहने वाले थे। कश्मीर के इस जांबाज बेटे को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। LAC पर डिसएंगेजमेंट के पहले चरण के बाद आज भारत और चीन के बीच कोर कमांडो लेवल की बैठक होगी। और बैठक से पहले शुक्रवार को चीन ने गलवान में भारतीय सेना से अपने जवानों की झड़प का वीडियो भी जारी किया था। चीन का दोहरा चरित्र एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। आज LAC पर दोनों देशों के कोर कमांडर लेवल के अधिकारी डिसएंगेजमेंट के दूसरे चरण को लेकर बैठक करने वाले हैं। लेकिन उससे एक दिन पहले चीन ने गलवान का वीडियो जारी किया और सिर्फ 4 सैनिक मरने की बात कबूली। सबसे पहले बात भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बैठक की। ये बैठक डिसएंगेजमेंट का पहला चरण पूरा होने के बाद हो रही है। आज सुबह करीब 10 बजे 10वें राउंड की बैठक होगी। समझौते के तहत बैठक में डिसएंगेजमेंट के दूसरे चरण पर बातचीत होगी। ये बातचीत LAC पर चीन के कंट्रोल वाले मोल्डो में होगी, जिसमें भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन शामिल होंगे। इस बैठक के पहले चीन ने 15 जून को गलवान और भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प का वीडियो जारी किया। 3 मिनट 20 सेकंड का ये वीडियो चीन ने अपने एजेंडे के तहत एडिट कर पोस्ट किया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है रात के अंधेरे में चाइनीज और भारतीय जवानों के बीच झड़प हुई, लेकिन इसका अंजाम चाइनीज आर्मी को ही भुगतना पड़ा, जब उसके 40 से ज्यादा जवानों को भारतीय सेना ने मार गिराया। हालांकि चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात कबूली है, जबकि एक सैनिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गलवान में मारा गया। इतिहास गवाह है, चीन कभी भी अपने सैनिकों को न सम्मान देता है, न ही उनकी मौत के आंकड़ों को सार्वजनिक करता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। और इस बीच बंगाल में राजनीतिक टक्कर के साथ चुनावी सभाओं को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। जो लोग देश के विकास के पक्ष में नहीं सोचकर केवल विभाजन लाके सरकार में अधिष्ठित रहने की चेष्टा करते हैं, उनके विरुद्ध में लोगों ने सब पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर लगाने से तृणमूल कांग्रेस का कोई संपर्क नहीं। बंगाल में ये ममता बनर्जी की रणनीति बन चुकी है। जहां जहां बीजेपी के बड़े नेताओं की सभाएं, वहां वहां दीदी की सभा। टीएमसी की रणनीति का नया अड्डा होगा हुबली का ये विशाल डनलप ग्राउंड, जहां पीएम मोदी की विशाल जनसभा होने वाली है। लेकिन ग्राउंड पर तैयारियां ममता बनर्जी की रैली के लिए भी जोरों पर है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह पर एक बड़ी सभा का आयोजन कर रहे हैं, महज 24 से 26 घंटे के अंदर ममता बनर्जी भी उसी मैदान में सभा करेंगी। इस बार ये माना जा रहा है कि टीएमसी ने एक खास रणनीति बनाई है कि जहां कहीं भी बड़े नेता बीजेपी के जा रहे हैं, महज 24 घंटे के अंदर ममता बनर्जी उसी इलाके में जाकर या तो रोड शो कर रही हैं या बड़ी रैली कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में बढ़ती सियासी तनातनी का असर नीति आयोग की बैठक पर भी पड़ सकता है। और अब से कुछ देर बाद होने वाली नीति आयोग की बैठक में माना जा रहा है कि ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 6वीं बैठक पहले से ही तय है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। लेकिन ममता बनर्जी को लेकर अनिश्चितता आखिर तक बनी हुई है। ममता बनर्जी पर पहले भी केंद्रीय योजनाओं की अनदेखी के आरोप लगते रहे हैं। इस बार नीति आयोग की बैठक के लिए दीदी का बहाना तैयार है। नीति आयोग की बैठक के दिन ममता बनर्जी अपने पार्टी मुख्यालय में चुनावी तैयारियों में व्यस्त रहेंगी। आज तृणमूल कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन का स्लोगन लॉन्च होना है, जिसकी तैयारी बड़े पैमाने पर की जा रही है। इधर नीति आयोग की बैठक में कृषि और बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन विकास, हेल्थ और न्यूट्रिशन, जमीनी स्तर पर सेवाओं की उपलब्धि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। नीति आयोग की ये पहली बैठक होगी जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर शामिल होंगे।
महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। पिछले 24 घंटे में 6000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और मास्क पहनने को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं, लेकिन लोग इसे मानने के बजाय मारपीट पर उतारू हैं। ये तस्वीर मुंबई की है और ये मारपीट मास्क को लेकर हो रही है। मुंबई के जुहू चौपाटी में बीएमसी ने मार्शल्स की ड्यूटी लगाई है। बिना मास्क में घूमने वालों को मार्शल्स पकड़ रहे हैं, लेकिन अक्सर मास्क न लगाने वाले लोग दादागिरी पर उतर आते हैं, जिसके चलते बात मारपीट तक पहुंच जाती है। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए बीएमसी ने नई गाइडलाइंस जारी की है। मास्क न लगाने वालों का चालान काटा जा रहा है। जो मास्क न लगाने वालों से 200 रुपए का फाइन वसूल रहे हैं। इसी चक्कर में ये झगड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज महंगे पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोलेगी। तेल की कीमतों में आज लगातार 12वें दिन बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। रसोई गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इसलिए कांग्रेस ने आज मध्य प्रदेश में आधे दिन का बंद बुलाया है और लोगों से बंद में आगे आकर सहयोग की अपील की है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस शिवराज सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया और शिवराज सिंह चौहान सरकार पर टैक्स वसूली का आरोप लगाते हुए जनता को राहत देने की मांग की। डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतें से आज जनता परेशान है। सरकार इस वसूली में लगी है, जनता को राहत पहुंचाने के बारे में नहीं सोच रही। कांग्रेस पार्टी ने 20 फरवरी को आह्वान किया है कि एक बंद किया जाएगा। मैं सबसे अपील करता हूं कि इस बंद में सरकार को जगाने का प्रयास किया जाए। मध्य प्रदेश में कई शहरों के नाम बदलने को लेकर कवायद और तेज हो गई है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक सभा में होशंगाबाद का नाम बदलने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार सर्वसम्मत प्रस्ताव भेज रही है कि होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम भैया देखो जो जनता कहेगी वो मानो, तो होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा जाएगा। इस तरह एक सभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद का नाम बदलने की सर्वसम्मति तैयार कर ली। प्रस्ताव बस पास होने की देर है। लेकिन होशंगाबाद मध्य प्रदेश का अकेला शहर नहीं है, बल्कि राजधानी भोपाल में ही कई इलाकों के नाम बदले जाने की चर्चा है, जिसमें भोपाल का रेलवे स्टेशन इलाका, हबीबगंज और मुस्लिम बहुल बस्ती इस्लामपुर के नाम बदलने की मांग भी जोर शोर से उठ रही है। और वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें इंडिया टीवी पर आज आपके लिए क्या खास है। 9:30